नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सिटी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हमने साइंस के फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप खुद देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन कार्य का मात्रक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक है? आप देख सकते छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीपीएससी में और आरआरबी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए भी सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको 5 सेकंड का टाइम नहीं दे रहा हूँ, टाइमर मैंने इस वीडियो से हटा दिया है। तो आप बिना टाइमर के ही मेरे साथ आंसर करते हुए चलिए और आंसर को मैच कराते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी और बी ऊपर नीचे हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूटन सिर्फ याद रखना है आपको कि बल की एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन में देखिए। अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार सूची 1 और सूची 2 को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो उच्च वेग का संबंध जो है वो मैक से है, तरंग दैर्ध्य का संबंध एंगस्ट्रॉम से है, दाब का संबंध पास्कल से है और ऊर्जा का संबंध जूल से है। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है? आपका ऑप्शन बन रहा है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 बन रहा है। तो ऐसा ही ऑप्शन आपको कूट में देखना है कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो इस कूट से मिलाना होगा। इस कूट में जो भी ऑप्शन होगा इसी से आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है भौतिक राशि, दूसरी तरफ है इकाई। आपको भौतिक राशि को इकाई से मिलान करना है। आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। दूरी का इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा का इकाई जो है वो मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा का इकाई जो है वो कूलाम है और ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा है। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऐसा ऑप्शन आपको कूट में से देखना है। कूट में ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी एक तरफ दिया हुआ है भौतिक राशि और दूसरे तरफ दिया हुआ है इसका इकाई। इस तरह का ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ऐसा भी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। अब एक बार देख लीजिए सूची को, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो त्वरण की इकाई जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल की इकाई जो है वो न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का इकाई जूल हो जाएगा और आवेग का इकाई न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है? आपका ऑप्शन बन रहा है ए का 4, बी का 3, डी सी का 1 और डी का 2। ऐसा ही ऑप्शन आपको कूट में देखना है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय की मात्रक कौन नहीं है? जो समय की मात्रक नहीं है वो आपको बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में अधिवर्ष जो है वो समय का ही मात्रक है। चंद्रमा ये भी समय का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ये गलत हो जाएगा और जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सक किसकी इकाई है? तो पार्सक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा, दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आइए देखते हैं कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई होती है। ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की इकाई होती है। ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ये भी बिल्कुल सही है। और सेल्सियस जो है वो इस्मा की इकाई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। ल्यूमेन किसका इकाई है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भौतिक मात्रा जाति की इकाई क्या है? तो जाति का इकाई आपको बताना है। तो जाति का इकाई जो है वो लक्स है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए भी सही हो जाएगा। दोस्तों छोटे क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, छोटे क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया था और भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़े एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम लोग छोटे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसकी मात्रक है? तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है जूल? तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो वर्ष 1971 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज से क्या मापते हैं? तो हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई जो है वो डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से करंट मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, अगर साउंड में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश को मैं रोक नहीं सकता हूँ और क्लास करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? तो समान विमीय सूत्र किसके नहीं होते ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है, बाकी इन तीनों का विमीय सूत्र समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति जो है वो अविमीय राशि है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। दोस्तों यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। तो मात्रक और परिणाम का अलावा जिसमें दिशा भी स्पष्ट हो, दिशा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और मात्रक और परिणाम के अलावा जिसमें दिशा स्पष्ट नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है, सिर्फ मात्रक और परिणाम होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। बस शॉर्ट में आप लोग इतना ही याद रखिएगा, सदिश राशि और अदिश राशि वाला सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? वो अदिश राशि ऊर्जा है। देखिए इसमें दिशा नहीं होता है ऊर्जा में, इसलिए ये एक अदिश राशि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि बताना है, तो संवेग आपका एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिए हैं सदिश राशि और अदिश राशि के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है ये आपको बताना है। तो वेग जो है वो एक सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो व्युत्पन्न परिमाण कौन नहीं है? द्रव्यमान जो है वो एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसके साथ हम लोग द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह क्या है? तो ये जो है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है वो बल के अनुक्रमणपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है वो क्या हो जाएगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो यह जो है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है न्यूटन का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो कौन से नियम से आती है न्यूटन के बल की परिभाषा? तो न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? यह क्या है? यह एक जड़त्व है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ पाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं या आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको जो है न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार समझा जा सकता है कि जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो सब लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं या आगे की तरफ गिरने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व या घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही या जो उस पर बैठे हुए होते हैं घोड़े के ऊपर, उससे गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका कारण है विश्राम जड़त्व के कारण वो गिरने की आशंका बनी हुई रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? मतलब जो कैच लेता है तो पीछे की तरफ हाथ को खींच लेता है। तो इसका कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के लिए थे और एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लिए थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और वीडियो को आप समय पर देख सकें। हमारी वीडियो जो है हर दिन 7:30 बजे शाम में पोस्ट कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है। तो आप 7:30 बजे वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं नॉलेज सिटी 2.0 और उसमें आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम में हर दिन रात में 10 बजे या 9:30 बजे क्विज कराए जाते हैं, आप उसमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।